मेरा आप सभी को नमस्ते। आज हम लेके आए हैं बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में लगी तांबे के कीड़े एकांकी। तांबे के कीड़े एकांकी के रचनाकार भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र एब्सर्ड एकांकी के जनक कहलाते हैं। एब्सर्ड एकांकी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक अंक में लिखी गई जो रचना है वो क्या कहलाती है, एकांकी। उसमें भी एब्सर्ड एकांकी का क्या अर्थ है कि जिसके अंदर जैसे हर एक एकांकी में कथानक होता है और उस कथानक में घटना का एक क्रम चलता है और उसके माध्यम से पूरी कथा गढ़ी जाती है। लेकिन एब्सर्ड एकांकी के अंदर क्या होता है कि जिस कथानक जो गढ़ा गया है उसके अंदर कही गई जो बातें हैं, जो घटनाएं हैं, वो दूसरी घटनाओं से कोई तालमेल नहीं रखती। अर्थात एक तरह से कहेंगे एब्सर्ड का शाब्दिक अर्थ बेतुका, बेसंगत, जिसका कोई आपस में तालमेल ना हो इत्यादि से लेंगे। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर मुख्य रूप से कैसी भावनाओं या कैसे विचारों को लिखा या गढ़ा जाता है। जैसे भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र जो है, इन्होंने अपने जीवन में जो यथार्थ में भोगा, उस यथार्थ में भी वो जैसा समाज में भोगते हैं और जैसा अनुभव करते हैं, उसी अनुभव को वो एब्सर्ड एकांकी के रूप में एक कारवा नामक एकांकी संग्रह से प्रस्तुत करते हैं, जिससे भुवनेश्वर प्रसाद की भावनाएं और उसके द्वारा भोगे गए यथार्थ को उसके अंदर लिखा गया है। अब एब्सर्ड एकांकी में भी जो ये तांबे के कीड़े एकांकी है, अब ये तांबे के कीड़े एकांकी जो है वह जो लिखी जा रही है, उसका जो घटनाक्रम इन्होंने रचा है वह रचा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के समय के अंदर। जो संत्रास और क्या लोगों ने जो भय झेला था या जो भय अनुभव किया था, उसका चित्रण जो है वो तांबे के कीड़े में भुवनेश्वर प्रसाद लिखते हैं। वो क्या बताते हैं कि विज्ञान के निर्माण और विनाशक आविष्कारों के सामने हम क्या हो गए थे, बुन हो गए थे और हमारे अस्तित्व का संकट उभर कर सामने आ गया था। भौतिक लिप्सा ने हमको अत्यधिक स्वार्थी और अजनबी बना दिया था। हम अकेले लक्ष्यहीन अपने अस्तित्व की खोज में लगे हुए थे। ये एक ऐसी एकांकी है, कौन सी, तांबे के कीड़े एक ऐसी एकांकी है जिसमें हमारे वर्तमान मध्यम वर्गीय अभावग्रस्त जीवन को रेखांकित किया गया है। वास्तव में मनुष्यों का जो जीवन है वह दिशाहीन होता जा रहा है। उसके सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। वो अपने जीवन को भार समझकर केवल ढो रहा है। वो उलझुल हरकतें करके अपना जीवन यापन कर रहा है। इसी को कथानक रूप में गढ़ के एब्सर्ड एकांकीकार भुवनेश्वर प्रसाद ने तांबे के कीड़े एकांकी लिखी है। इसके अतिरिक्त और क्या है, इसके अतिरिक्त क्या है कि उन्होंने जो विश्व मानव की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को, अव्यवस्था और विघटन को, भय और निराशा को, टूटते मानवीय रिश्तों के दर्द का अनुभव किया, जो उनके तांबे के कीड़े में तीखेपन के रूप में व्यक्त हुआ है। तांबे के कीड़े की तिलमिलाहट, आदमी की बेचैनी, उलझन, एक अकेलापन, तनावपूर्ण वातावरण, शिल्प का नयापन, आक्रामक चित्र एब्सर्ड नाट्य परंपरा का सशक्त उदाहरण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदी एब्सर्ड नाटक की परंपरा पाश्चात्य एब्सर्ड नाटक से पूर्व ही भुवनेश्वर प्रसाद ने शुरू कर दी थी। अब हम जान चुके हैं कि एब्सर्ड, जिसका अर्थ बेसंग, बेतुका, जिसके अंदर कथानक जो है उसके अंदर गढ़ा गया जो घटनाक्रम है वह एक दूसरे से तालमेल नहीं करता। अर्थात कहे गए पात्र के द्वारा जो पंक्तियां कही गई है, जो बातें कही गई है, वो दूसरे ही पल में कही गई बात से कोई तालमेल नहीं खाती। इसी बेढंगे और बेतुके लेखन को क्या कहा गया है, एब्सर्ड कहा गया है। अब जैसे हम पहले इसे देखेंगे कि एब्सर्ड एकांकी जो है तांबे के कीड़े, उसके अंदर क्या कथानक गढ़ा गया है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे नाटक या एकांकी में सबसे मुख्य होता है रंगमंचीय शोभा। अब रंगमंचीय जो शोभा है उसको, सज्जा को बनाने के लिए इसके अंदर क्या किया गया है, एक मंच है
उस मंच पे एक पर्दा है, पर्दे के पीछे से कुछ लोगों की आवाजें आएगी। पर्दे के आगे मंच पे एक अनाउंसर है, अनाउंसर का जैसे हमें पता है घोषणा करने वाला। तो यहाँ पे अनाउंसर एक स्त्री है, वह स्त्री पात्र अपने हाथ में एक झुंझुना लिए हुए है, और जब भी कोई पात्र या कथा जो आगे बढ़ेगी तब कैसे, जब विचित्र स्थिति आ जाए तब, या फिर जब उस अनाउंसर को कोई घोषणा करनी हो तब वह अपने झुंझुना बजाकर अपनी अभिव्यक्ति देती है। तो यहाँ पे अनाउंसर का यह कार्य है। इसके अलावा पर्दे के पीछे से कुछ आवाजें आएगी जो उस समय के वातावरण में जो मनुष्यों की जो भावनाएं थी, जो मनुष्य झेल रहा था, उसकी अभिव्यक्ति की गई है। और इस एकांकी में अन्य जो आगे हम देखेंगे जो पात्र है, उन पात्रों के नाम नहीं है, उनके पात्रों के उनकी परिस्थिति और उनके व्यवहार के अनुकूल जो वह महसूस कर रहा है उसके अनुकूल उनके पात्रों का नाम दिया गया है। जैसे रिक्शा चलाने वाले का नाम नहीं है, ऐसे बताया गया है रिक्शे वाला। जैसे एक अफसर है जो रिटायर्ड है, तो वह अपने जीवन की कार्य प्रणाली से थक चुका है, तो उसका नाम दिया गया है थका हुआ अफसर। ऐसे ही एक रमणी है और उसका जो पति है वह अपने जीवन में इतना मसरूफ है, तो उसका नाम रखा गया है मसरूफ पति। तो इस तरीके से इसके अंदर पात्रों के नामकरण को पात्रों का चित्रांकन या का जो लेखक है उन्होंने उन पात्रों को गढ़ा है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कथानक कैसे कैसे अपना रूप लेती है और आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि तांबे के कीड़े एकांकी में एक अनाउंसर जो घोषणा करने वाली स्त्री है वो अपने हाथ में झुंझुना लिए हुए है। तभी क्या होता है, जैसे ही नाटक एकांकी की शुरुआत होती है, पर्दे के पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। उन आवाजों से कुछ न कुछ लेखक कहना चाहता है। वह क्या कहना चाहता है वो कुछ पंक्तियों से अपन देखेंगे। क्या है कि पहले एक पुरुष की आवाज आती है और वह पुरुष क्या बोलता है, कौन कौन ऐसा है जो दुनिया में अकेले नहीं आया, कौन कौन ऐसा है जो आकर संबंध नहीं बना पाया, तथा कौन कौन है जिसने अपने पड़ोसी को पहचान लिया। यहाँ पे इन पंक्तियों से अपन समझ पाएंगे कि दुनिया में आया अकेला था, लेकिन जो वातावरण है, जो वर्तमान जो यथार्थ है, वो क्या है कि मनुष्य अपने काम में इतना व्यस्त है कि वह खुद को हर जगह अकेला पाता है। और क्या कि उसने उस जीवन की आपाधापी में ना तो किसी से संबंध बनाए और पड़ोसी ये तक उस आदमी को नहीं पता है, उस मनुष्य को नहीं पता है कि उसके पास में रहने वाला व्यक्ति जो उसका पड़ोसी है वो कौन है। अर्थात वह इस संसार में दिशाहीन, लक्ष्यहीन भागता हुआ जा रहा है अपने अस्तित्व की खोज में, लेकिन उसको उस अस्तित्व को खोज के दौरान उसको यह पता चलता है कि वह इस संसार में अकेला ही है। इसके अलावा क्या बताते हैं, एक स्त्री की आवाज आती है। पहले इस पुरुष की आवाज आई, फिर हम देखते हैं कि स्त्री की आवाज आती है। वह भी कुछ ऐसा ही वाक्य कहती है। क्या कहती है, कौन ऐसा है जिसने अपने जीवन की आदि मुहूर्त में अपनी आत्मा को रोते सुबकते नहीं देखा। आदि मुहूर्त, आदि मतलब शुरुआत। कौन ऐसा है जिसने अपने जीवन के दुख दर्द को शुरुआती रूप से नहीं पहचानना सीखा। कौन है जो अपने खुद के अस्तित्व को पहचानना नहीं चाहता। हर कोई उस अस्तित्व को पहचानने के लिए रोता सुबकता रहता है। अर्थात इस दोनों बात को कहने का मतलब क्या है कि सब लोग कहीं ना कहीं अकेले और परेशान हैं, किसी न किसी को खोज रहे हैं। यह बात जब स्पष्ट होती है तो हम देखते हैं कि इस कथा को आगे रूप देते हुए जब इन दो स्त्री और पुरुष की बात हो गई है तो अनाउंसर जो है वो अपनी बात रखना चाहेगी, तो तब तक वो क्या करती है, अपना झुंझुना बजाती है और वह क्या कहती है कि वो किसी को खोज रही है। वो कहते हैं हम एक भाई को खोज रहे हैं, और वो भी कौन सा भाई, जो बचपन में खो गया था। बचपन में क्या खो गया था कि उस द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो लोगों में संत्रास और भय उत्पन्न हुआ था, उसके अंदर हम देखते हैं कि मनुष्यता जो थी वो समाप्त हो गई थी और लोगों के अंदर जो भय था उसने उनकी वास्तविक खुशी जो थी उसको खत्म कर दिया था, उसको छीन लिया था। तो वह बचपन का जो भाई है वो कौन है, वो खुशी है, जिसकी तलाश में वो अपने पूरी जो
दुनिया है, उस दुनिया का प्रत्येक मनुष्य जो है वो लगा हुआ है। तो उसकी खोज की यहाँ पर बात की है। अब देखा जाए, मैंने पहले बताया कौन कौन है जो अपने संबंध का और पड़ोसी के बारे में बताया, कौन कहता है जो आदि मुहूर्त में आत्मा के रोते सुबकते नहीं देखा है। यहाँ पे जहाँ अकेलेपन की बात कही है, वही अचानक से अनाउंसर जो है उस बात कर देते हैं कि हम उसको खोज रहे हैं जो बचपन में खो गया था, वो बचपन और कुछ नहीं हमारी खुशी है। तो देखा जाए तो इन दोनों की बात में कोई तालमेल नहीं है। तो यही एक एब्सर्ड एकांकी का गुण है जो यह एकांकी पूर्ण करती है। अब आगे की कथा में भी हम देखेंगे कही गई बात दूसरी बात से कोई तालमेल नहीं रखेगी। अब जब यहाँ पे यह बात समाप्त होती है, तभी क्या होता है, अनाउंसर झुंझुना बजाती हुई कहती है हम आवाज उठाते हैं। इसके लिए, किसके लिए, कि पर्दे के पीछे से आवाज जब आती है तो वो क्या बोलते हैं, एक स्त्री कहती है हमारे जीवन का कोई भी मतलब नहीं। क्योंकि अनाउंसर जब ऐसे कहती है कि खुशी, अब खुशी की बात कह रही है, और तभी पीछे पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है स्त्री की और कहती है कि हमारे जीवन का कोई मतलब या फिर कोई उसका आधार नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो उसको बनाए रखने के लिए वो बात करती है। फिर क्या होता है, तभी ये जब ये बात हुई है तो इसके बाद में एक और बात होती है। क्या होती है अभी देखते हैं अपन। कि जब वो कहते हैं कि हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं, पीछे से आवाज आई है, तभी अनाउंसर जो है वो झुंझुना बजाती है और झुंझुना बजाती हुई क्या कहती है कि हमारा जीवन एक सुंदर संगमरमर है। अनाउंसर वापस क्या बोलती है कि हमारा जो जीवन है उसका कोई सुनहरा संगमरमर नहीं, अर्थात उस जीवन में कोई खुशी, कोई नयापन कुछ भी नहीं है। तो यह बात कहती है अनाउंसर कि हमारे जीवन एक सुंदर संगमरमर के समान था, लेकिन हमने उसको उसके साथ में ऐसा किया कि वह घायल होकर खून बहते हुए संगमरमर के समान दिखाई देने लगा। अब इसके अंदर जो कही गई बात है, उस कही गई बात का पिछली कही गई बात स्त्री से कोई तालमेल नहीं है। तो यह भी एक एब्सर्ड एकांकी का गुण है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से उस मंच पे सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। पीछे से, नेपथ्य कहते हैं पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे से जो स्त्री और पुरुषों की आवाज आ रही थी वो अचानक क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब अनाउंसर जो है उसके हाथ में झुंझुना है और उसके ऊपर हल्की सी लाइट जल रही है और बाकी पूरे जो मंच है उस पर अंधेरा हो चुका है। अब क्या करते हैं, उसी समय हम देखते हैं एक व्यक्ति की आवाज आती है। एक व्यक्ति क्या बोलता है, अब इसके अंदर 4 व्यक्ति जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं। एक व्यक्ति बोलता है यहाँ पर कितना पानी टपकता है, डरावनी और घटाएं उबड़ रही है, पता नहीं क्या होगा। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है कि हमें मरना नहीं है, हमें बीमार नहीं पड़ना है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी तीसरा व्यक्ति बोलता है तुम तो सूख जाओ, तुम्हें निमोनिया और जुकाम भी हो सकता है। तभी चौथा व्यक्ति क्या बोलता है, निमोनिया जुकाम तो बहुत ही छोटी बात है, अगर कोई बड़ी एंजाइम की बीमारी हो जाए तो वह जो है वो विशिष्ट बात है, उससे बचने का प्रयास हमें करना चाहिए। इसके अंदर कही गई किसी भी बात का किसी से कोई संबंध नहीं है। अचानक से वर्षा ऋतु का वर्णन बनता है और उसके अंदर जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी भय का बता रहा है, अचानक से बारिश होने पर संदेह प्रकट कर रहा है इत्यादि जो बात कही गई है। अर्थात इसके अंदर कही गई बात की कोई सार्थकता एक दूसरे से नजर नहीं आती। फिर हम देखते हैं उसी समय झुंझुना बजाती है अनाउंसर और घोषणा क्या करती है कि एक झुंझुना इसकी बजाती है कि एक गंभीर, यहाँ पे जो ये गंभीर आवाज आएगी, यह गंभीर आवाज इस पूरे एकांकी में 2 बार आएगी।
एक बार यह जब अब आ रही है, इसके अंदर वो गंभीर आदमी क्या बोल रहा है, इसमें गंभीर आदमी दो बातें बोलेगा। एक बात बोलता है कि एक नई इजाद हो रही है। इजाद अर्थ क्या होता है? आविष्कार। किस चीज का आविष्कार हो रहा है? ऐसे बीज का जो क्या करेगा, जैसे एक बीज अंकुरित होता है, उसकी फसल काटते हैं, उसके बाद में अपन को वापस बीज बोना पड़ता है। लेकिन ये गंभीर आदमी क्या बोल रहा है कि वर्तमान में हमारे यहाँ विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि ऐसा बीज की इजाद या फिर आविष्कार हो रहा है जो उगाने पे, जिसको एक बार उगा लिया जाएगा तो फसल काटने पे वो समाप्त नहीं होगा, उससे पुनः जो है वो फसल प्राप्त की जा सकेगी। फिर हम देखते हैं वो बीज कौन से होंगे? कांच के बीज होंगे। और वो कांच के बीज का घमंड एक रिक्शे वाला करता है। अब हम देखते हैं एक पात्र आता है रिक्शे वाला। रिक्शे वाला अचानक से अपनी बातें करता हुआ कहता है कि क्या, घंटी बजाकर कहता है, बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, अब सूरज मर चुका है, मेरे रिक्शे में बहुत से आईने लगे हैं, अब ये आईने ही राज करेंगे। अरे कहने का मतलब क्या है? अब ये आईने अर्थात ये जो कांच के बीज जो है, इन कांच के बीजों पे भी अगर राज कौन करेगा? अब आईने करेंगे। वो आईने जो है वो किसके हैं? रिक्शे वाले के रिक्शे में लगे हुए हैं। उन्हीं रिक्शे वाले की वो बात कही गई है। अब सूरज मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, बादलों ने उसकी हत्या कर दी। इस बात का ना तो कोई सार्थक अर्थ निकलता है, ना कही गई बात का पिछली कही गई बात से कोई तालमेल है। ये भी एक एब्सर्ड एकांकी का देखेंगे विचित्र ढंग से कही गई कथानक की विशेषता है। अब आगे हम क्या देखते हैं? अब इसमें एक और पात्र आता है, उसका नाम है थका हुआ अफसर। इस थका हुआ अफसर के बारे में फिर दो बातें कही गई है। उन्होंने यहाँ पे दो बात कही है। क्या कही है? कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। किससे? उन्होंने अपने जीवन की जो सरकारी नौकरी थी, जिस पद पर भी था, उसने वह कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। अब वह उस कार्यकाल पूर्ण करने के बाद भी वो व्यक्ति जो है वो खुद के अंदर दिशाहीन है। उसको यह नहीं पता है कि इतना जीवन जब उसने सरकारी नौकरी में लगा दिया है, उसके बाद उसके जीवन का क्या अस्तित्व है या फिर उसके जीवन का क्या महत्व है। फिर भी वह अपने जीवन के अस्तित्व की खोज में भटक रहा है। वह कहता है मैं बहुत थका हुआ हूँ, जीवन एक अंधा कुआं है। तो वह थका हुआ अफसर बड़ी अटपटी सी बातें करता है। क्या कहता है? ये जीवन क्या है? एक थका हुआ कुआं। उसमें भी क्या कह रहा है कि अंधे कुएं में एक अंधा कुआं है, उस अंधे कुएं में जिस प्रकार अनेक चीजें समा जाती है, जम जाती है, जैसे कोई बिल्ली मर जाना, वो उस एकांकी में बोलता है बिल्ली का मर जाना, कोई पत्ते गिर जाना, कोई किसी के मृत्यु उसके अंदर हो जाना, तह पे तह जमते जाना, सड़ांध पैदा होना, इत्यादि बेतुकी बातें जो है वो थका हुआ अफसर करता है। और वो अंधे कुएं की बात करता है। वो भी अंधा कुआं क्या है? वो जीवन है। और क्या बोल रहा है कि उसी प्रकार किस प्रकार? उस जीवन के अंधे कुएं के प्रकार की तरह है। क्या हो गया है? मेरे जो शरीर है वो शरीर थकान से भर चुका है या मर चुका है। तो ऐसी तुलना, ऐसा उपमा देना बड़ा ही विचित्र सा लगता है, लेकिन भुवनेश्वर प्रसाद ने थके हुए अफसर के माध्यम से ये उपमा या फिर बात कही है। तभी अंधे कुएं जो है उससे उस शरीर की जो थकान है, उस थकान का मेल न होने के कारण जो पाठक वर्ग है, जो पढ़ने वाला है, तो उस पढ़ने वाले पाठक वर्ग को क्या है, वह बात या कही गई कथानक का कोई तालमेल न समझ आने के कारण वह इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता है। तो यह एक एब्सर्ड एकांकी का गुण है जो भुवनेश्वर प्रसाद जो है इस एकांकी में भली भांति लेकर आए। आगे हम देखेंगे कुछ कॉलेज के। अब थका हुआ अफसर का एक और एक वाक्य है। क्या है कि वो थका हुआ अफसर जो है थके हुए अफसर की एक तो बात क्या थी? जीवन क्या है? एक अंधा कुआं। ठीक है। एक बात क्या है कि वो जाता है, चल जा रहा होता है कहीं पे, तो उसे कुछ कॉलेज के बच्चे दिखाई देते हैं और उन कॉलेज के बच्चों से वो अचानक से क्या है, उसको ऐसा कुछ मन में होता है और उन बच्चों से कुछ पहेली पूछता है। वो उसके द्वारा पूछी गई जो पहेली थी, उस पहेली का कोई
निश्चित अर्थ नहीं निकलता है और वो खुद ही ठहाके मार के जब बच्चे पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है तो वह यह कह के बात समाप्त कर देता है कि मेरे द्वारा पूछी गई एकांकी पहेली, इसका तो कोई अर्थ नहीं, ये तो जोक था, जोक। मतलब बच्चे भी उस बात को सुन के गंभीर अवस्था में आ जाते हैं कि ये पहेली थी, ये जोक था, ना तो वो पहेली थी ना ही वो जोक था, अर्थात कही गई बात का कोई तालमेल नहीं था। ये थके हुए अफसर की दूसरी बात थी। ये दूसरी बात, थके हुए अफसर की ये बात को ध्यान रखना। फिर क्या होता है, हम देखते हैं तभी एक परेशान रमणी, यहाँ पे रमणी और एक, इसको क्या बोला गया है, परेशान, परेशान रमणी, और एक बताया है मशरूफ पति। ये पति पत्नी है, ठीक है। अब यहाँ पे परेशान रमणी और मशरूफ पति के बीच में जो वार्तालाप चल रही है उसके बारे में इस एकांकी में बताया गया है। क्या बताया गया है कि परेशान रमणी जो है वो बार बार इस बात की चर्चा करती है कि मुझे खुद को मथना है, मुझे खुद को मथना है, मुझको ये करना है, मुझको अस्तित्व के लिए ये करना है। तो ये बार बार जब वो मथना जो शब्द ले रही है, मथना का अर्थ है मुझे खुद का विश्लेषण करना है। तो यह जब बात वो बार बार अपने पति मशरूफ पति से कहती है तो मशरूफ पति चिढ़ जाता है और वह कहता है कि तुम बार बार कहती ही हो, खुद को मथती क्यों नहीं हो, या फिर उसका अन्य अर्थ लेते हुए चिढ़ जाता है। तो वो जो बात इनके बीच चलती है तो रमणी जो है वो अकेली है, वो अकेली अपने आप से बातें करती है, मुझे अपने आप को मथना है, मुझे बहुत काम करना है, मुझे खुद को विश्लेषण करना है, मेरे पास समय नहीं है, मैं सृजन भी करना चाहती हूँ इत्यादि। तभी उसका जो मशरूफ पति है वह कहता है तुम्हें अपना विश्लेषण करना चाहिए, तुम रोजाना कहती ही हो, तुम्हें तो अपना विश्लेषण कर ही लेना चाहिए। तभी वो कहता है, क्या कहता है कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, और अचानक बहकी बहकी बातें करना लगता है। जब वह कहती है कि मुझे मथना है तो भी वह पति जो है मशरूफ पति वो कहता है मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, और ऐसी बात करके तभी वो बहकी बहकी सी बातें क्या करता है कि मुझे आंदोलन करना है, मुझे उससे बगावत करनी है, और क्या करना है, मैं सिर्फ सुनता ही रहता हूँ तुम्हारी बातें, मुझे सिर्फ सुनना ही नहीं है, मुझे भी कुछ कहना है, मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, मैं लड़ाई करूंगा, मैं आंदोलन करूंगा इत्यादि। अचानक से ये बातें जो आ गई, इस बात का भी कोई तालमेल तो नहीं है। तभी क्या होता है कि वह उसकी जो पत्नी है वो कहती है क्या तुमने पी ली है? तब तक वो कहता है हाँ हाँ मैं पीता इसीलिए तो हूँ, अर्थात पीता इसीलिए तो हूँ मतलब कि मैं अपने गमों को भुलाने के लिए, इस संसार के जो दुख है उन दुखों को भुलाने के लिए पीता हूँ। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वह इस कथा को एक विस्तार तो देती है, लेकिन कही गई बात का कोई निश्चित अर्थ जो है वो सार्थक अर्थ नहीं निकलता। तभी उसकी जो पत्नी है वो सोचती है कि जो पति है वो अचानक से बेहोश सा होने लगता है, उसकी स्थिति जो है वो अजीब सी हो जाती है। तो वह रिक्शे वाला जो उस मंच पे घूम रहा है उसको रोककर उसके अंदर बैठते हैं। जैसे ही वो उसके ऊपर अंदर बैठते हैं तो कुछ ही समय बाद जब रिक्शा चल रहा होता है तो वह रिक्शा जो है किसी ठोकर के कारण, किसी गड्ढे के कारण या किसी पत्थर के कारण क्या होता है, ठोकर खाकर उसका जो है वो अचानक से वो विचलित हो जाता है रिक्शा। और उस रिक्शा के विचलित होने पे क्या होता है, उस रिक्शा का जो आईना, जो क्या बोल रहा था पहले रिक्शे वाला कि यह आईना राज करेगा, तो वह आईना जो होता है वो टूट जाता है। और उस टूटने पे क्या होता है कि जब आईना टूटता है तो रिक्शा जो है उससे अफसर आईना जब टूटता है तभी वहां पे किसका आना होता है, थके हुए अफसर का। अब यहाँ क्या होता है, थका हुआ अफसर जो है उस स्थिति को देखकर क्या कहता है, रिक्शे वाला उसका नाश करना चाहता है। किसका? जो रमणी और जो रमणी उसके अंदर बैठी है और जो मशरूफ पति बैठा है उसके बारे में रिक्शे वाले के लिए कहता है कि रिक्शे वाला उसका नाश करना चाहता है, मैं जोर से सीटी बजाऊंगा। और यह भी बात बड़ी विचित्र सी लगती है, लेकिन तभी रमणी कहती है ये कभी कभी बहकी बहकी बातें करते हैं, पर
पागल जो है वो पागल आया की तरह, पागल आया कौन है हम देखते हैं इस एकांकी में। पहले भी एक पागल आया के बारे में जिक्र आता है, उसका जिक्र जो है वो इस एकांकी में 4 से 5 बार आएगा और वो हर बार क्या बोलेगी, जान बाबा मशालची बाबा देखो तुम्हारा सूटर लेकर घूम रही हूँ। अर्थात वह एक जान बाबा एक बच्चा है जिसकी आया, पागल आया जो है वो घूमती हुई इस एकांकी में दिखाई गई है। फिर हम देखते हैं कि पागल आया की तरह रमणी कहती है थके अफसर को, नहीं ये कभी कभी बहकी बहकी बातें कर लेते हैं। ऐसे तो इन्होंने पागल आया की तरह कहते हैं कि 200 के करीब इन्होंने पुस्तकें लिख डाली हैं। तो यहाँ पे भी इस बात का कोई औचित्य ठहरता नहीं है। तभी थका हुआ अफसर कहता है, मैं तुम दोनों का नाश कर दूंगा। तुम जानवर, रिक्शा वाले को कहते हैं कि तुम जानवर हो, तुम इन दोनों को नष्ट कर दोगे, खत्म कर दोगे। तभी रमणी और परमेश्वरपति जो है वो कहते हैं कि हम तो सृजन करना जानते हैं, सृजन हम तो सृजन करेंगे। तभी कहते हैं हम नाश कर देंगे। कभी सृजन करने का और कभी नाश करने का बात करना भी एक विपरीत बात है। जो सृजन करना चाहता है वो नाश क्यों करेगा, और जो नाश करेगा वो सृजन की भावना से भावना जो होगी उसके अंदर कैसी होगी। और इस बात के बारे में जब ये बात चल रही होती है तभी क्या होता है, वापस उस मंच पे किसको दिखाया जाता है, पागल आया को दिखाया जाता है। इस बार जो पागल आया है वो क्या बोलती है, जान बाबा तुम्हारे सूटर में कीड़े लग गए हैं। तो पहले जो सूटर पहनने को बोल रही थी, अब क्या बोलती है, तुम्हारे सूटर में कीड़े लग गए हैं। अब क्या बोलती है आगे कि कहती है कि रिक्शे वाले ने थके हुए अफसर को मार डाला, अपने आईने से उसे मार डाला। अब यहाँ पे भी ये बात जो है बड़ी विचित्र लगती है कि किस कारण पागल आया जो है यहाँ पर आकर ये चीज कह रही है। तभी एक नई स्त्री की आवाज सुनाई देती है, वो फिर से कहती है, देखो सुनो एक और नई इजाद हो रही है। अब वो इजाद जैसा मैंने बताया था आविष्कार, अब आविष्कार किस चीज का हो रहा है, तांबे के कीड़े जो कांच के बने सूटर को खा सकते हैं। और फिर अनाउंसर कहती है, अब तक हमने जो बातें की, सुनी और समझी उसका कहीं भी कोई मतलब नहीं है। अब अनाउंसर झुंझुना बजाती है इस एकांकी के अंत में और सबको, पाठक वर्ग, दर्शक वर्ग को कहती है, अब तक जो सुना, देखा और बोला गया है उसका एक दूसरे की बात से कोई भी संबंध नहीं है। और क्या होता है, लेखक मन बहलाने के लिए, वो कहती है कि जो लेखक ने ये उस अनाउंसर से कहलाया है कि लेखक ने मन बहलाने के लिए ये जरूर कह दिया है, जो एकांकी लिखी है वो लोगों के विचार उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि चारों ओर जो नीरसता का वातावरण हम आज देख रहे हैं, उसी नीरसता के वातावरण में जो मनुष्य दिशाहीन हो गया है, लक्ष्यहीन हो गया है, उसको अपने अस्तित्व के बारे में समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कौन सी चीज उचित है, कौन सी अनुचित है। उसकी आपाधापी में जो मनुष्य के अंदर विचारों की जो द्वंद्वता चलती है, वह द्वंद्व स्थिति जो है इस पात्रों के अंदर भी दिखाई है, उन पात्रों के द्वारा कहे गए कथनक या फिर कथनों से भी स्पष्ट करवाया है। इसके अलावा क्या होता है कि इस एकांकी में अंत में क्या है, वो अनाउंसर कहती है, एकांकी खत्म नहीं हुई है, अभी 2 मिनट बाकी है। रिक्शे वाला घुंघरू बांध के नाच रहा है और वह नाचते हुए गीत क्या गा रहा है, बीवी बोले नहीं, बीवी बोले नहीं, बीवी बोले नहीं, टो 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 टो। और एकांकी समाप्त। इस संपूर्ण एकांकी में हमने देखा अनाउंसर हर परिस्थिति में जब भी कोई बात होगी या उसको बात कहनी होगी तो वह झुंझुना बजाकर अपनी बात कहेगी। थका हुआ अफसर अपने जीवन को अंधा कुआं समझते हुए खुद के जीवन को थका हुआ महसूस कर रहा है। रिक्शे वाला अपने आईने को इन सभी वर्तमान में जो भी स्थितियां हो रही है उसमें अपने आईने को राज करता हुआ बता रहा है। सूरज की मृत्यु जो कह रहा है कि आने वाले समय की नया उदय होगा ही नहीं, अर्थात बादलों ने उसको मार दिया है।
और रमणी और मशरू पति जो है वह अपने इस सामान्य जो वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, मध्यम वर्ग के व्यक्ति, वो अपनी दिशाहीनता, लक्ष्यहीनता के कारण, अपने खुद की जीवन की व्यस्तता के कारण जो अकेलापन महसूस करते हैं, उसके बारे में बताते हुए इस पूरे कथानक को गढ़ा गया है, जिसके अंदर घटनाक्रम जो है वो किसी भी तरीके से एक दूसरे से जुड़ता हुआ महसूस या फिर दिखाई नहीं देता है। और इस प्रकार से इस पूरे जो एकांकी को लिखा गया है, उस एकांकी को हम कह सकते हैं कि यह भुवनेश्वर प्रसाद की एक सफल एब्सर्ड एकांकी है। और दूसरी बात, जो इसके अंदर तांबे के कीड़े नाम दिया गया है, तांबे के कीड़े ना तो ऐसे कोई तांबे के कीड़े होते हैं, न तांबे के कीड़े जैसे कोई चीज है जो कांच के बीजों को खा सके, और कांच के बीज भी कभी ना तो हुए हैं ना होंगे। अर्थात कहे गए जो शब्द है, कहे गए जो बातें हैं, ऐसी कोई बात है भी नहीं जिसको बात लेखक ने लिखा है। अर्थात बेढंगी, बेतुकी, अर्थात जिसका कोई तालमेल ना हो, ऐसे विचित्र सी बातें जो है इसके अंदर कही गई है। एक बात और कहना चाहूंगी अंतिम रूप से, वो ये है कि इसके अंदर जो एब्सर्ड एकांकी तांबे के कीड़े हैं, इसमें मुख्य बातें क्या है, इसके अंदर दिखाया गया जो है वो एक तो है अस्थिर जीवन, एक क्या दिखाया है, आपसी तालमेल का अभाव, एक और क्या दिखाया है, असहयोग की भावना, और क्या दिखाया गया है, अटपटी विचारधाराएं। इसमें जो पात्र है वो बड़ी अटपटे विचार रखते हैं, विचार धाराएं। और क्या दिखाया गया है, विचित्र कार्य प्रणाली, सब ऐसे ऐसे कार्य करते हुए दिखाई देते हैं जो बड़ी विचित्र से लगते हैं, ये भी एक इसकी विशेषता है। इत्यादि जो है ये इस एब्सर्ड एकांकी को अन्य एकांकियों से क्या करती है, अलग करती है। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ यह एकांकी समझने में आसानी हुई होगी। नमस्कार।